नमस्कार। आज बात करते हैं टीडीएस की। ये नाम सुनते ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? बट चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरी टीडीएस की कहानी को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। हाँ, तो कई लोगों को लगता है कि टीडीएस का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए साथ मिलकर इस पूरे सफर को आसान बनाते हैं, एकदम शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये टीडीएस काटना कब है? क्या हर पेमेंट पे कटता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कुछ बहुत ही कॉमन पेमेंट्स हैं, जैसे सैलरी, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, प्रोफेशनल फीस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक का अपना अलग सेक्शन और रेट होता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब एक लिमिट है। अगर पेमेंट उससे ज़्यादा है तभी टीडीएस कटेगा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये तय हो गया कि टीडीएस काटना है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अब एक्शन की बात करते हैं कि टीडीएस काटने के बाद उसे सरकार तक पहुंचाना कैसे है। और देखिए, पूरी कहानी बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले पेमेंट करते समय टीडीएस काटना है, फिर चालान बनाना है और आखिर में वो पैसा ड्यू डेट से पहले सरकार को जमा कर देना है। बस। और ये नंबर, इसको याद रख लीजिए, 281। टीडीएस पेमेंट के लिए यही वो खास चालान है जिसकी जरूरत पड़ती है। डेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर टीडीएस में। ज्यादातर महीनों के लिए डेडलाइन होती है अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन हाँ, मार्च महीने के लिए नियम थोड़ा अलग है, तो उस पर खास ध्यान देना होगा। अच्छा, तो हमने टीडीएस काट भी लिया और सरकार को जमा भी कर दिया। क्या काम खत्म? नहीं। अब आता है अगला जरूरी पड़ाव, टीडीएस रिटर्न फाइल करना। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सही फॉर्म चुनना। अगर गलत फॉर्म भर दिया तो रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे सैलरी के लिए है 24Q और बाकी ज्यादातर पेमेंट्स के लिए है 26Q, तो इसे ध्यान से चुनना होगा। तो ये फाइलिंग का पूरा सफर कैसा होता है? पहले तो सारी डिटेल्स डालकर रिटर्न तैयार करते हैं, फिर एक FVU फाइल बनाकर उसे वैलिडेट करते हैं। जब सब ठीक हो तो उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं और आखिर में स्टेटस चेक करते हैं और टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। ये FVU फाइल क्या है? समझिए, ये एक तरह का चेक है। मतलब रिटर्न अपलोड करने से पहले ये यूटिलिटी पक्का करती है कि फाइल के फॉर्मेट या डेटा में कोई भी गलती ना हो। चलिए अब उन तारीखों की बात करते हैं जो कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए। ये है क्वार्टरली यानी तिमाही रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइंस। टीडीएस कंप्लायंस का एक फिक्स्ड पैटर्न है। हर क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना होता है उसके आखिर तक रिटर्न फाइल करना होता है। हाँ, बस साल के आखिरी क्वार्टर के लिए थोड़ी ज्यादा मोहलत मिलती है। लेकिन अगर ये डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या होगा? इसके कुछ फाइनेंशियल नतीजे होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर फाइलिंग में देर हुई तो पेनल्टी सीधी सीधी है, हर एक दिन की देरी पर 200 रुपए, मतलब हर दिन। और ये तब तक लगता रहेगा जब तक लेट फी टोटल टीडीएस अमाउंट के बराबर ना हो जाए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है। अगर टीडीएस काटा ही नहीं तो ब्याज है 1% हर महीने। लेकिन अगर टीडीएस काट लिया और फिर सरकार को जमा नहीं किया तो ब्याज बढ़कर हो जाता है 1.5% प्रति महीना। तो कुल मिलाकर देखें तो देर करने की कीमत काफी तेजी से बढ़ सकती है। इसमें लेट फीस, ब्याज और कुछ मामलों में तो भारी भरकम पेनाल्टी भी शामिल हो सकती है। तो आखिर में बात यही है कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रहें और एक तय प्रोसेस को टाइम पर फॉलो करते रहें तो टीडीएस की सारी जिम्मेदारियों को बिना किसी टेंशन के पूरा किया जा सकता है। तो देखा, जब हम पूरी प्रक्रिया को ऐसे छोटे छोटे क्लियर स्टेप्स में बांट देते हैं, जैसे कब लागू होगा, कैसे जमा करना है और कब रिटर्न फाइल करना है, तो पूरा मामला काफी सीधा और आसान हो जाता है।